हेलो। हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ महावीर समता संदेश के यूट्यूब चैनल से। और महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। आज दोस्तों हम बात करेंगे किसानों को लेकर के। और किसानों को लेकर के बात करेंगे, या एग्रीकल्चर मार्केटिंग पॉलिसी जो अभी आई है उस पर बात करेंगे। और ये इसलिए ज़रूरी है कि आपको मालूम है कि पहले हिंदुस्तान में किसानों ने 13 महीने तक वहाँ पर बैठ कर के अनशन किया था, मतलब धरना दिया था बॉर्डर्स पे, दिल्ली की बॉर्डर्स पे, और उनको अंदर जाने नहीं दिया। वो जंतर मंतर पे या रामलीला मैदान में जाना चाहते थे, लेकिन नहीं जाने दिया उनको। और रोकने के लिए उन्होंने, मतलब सरकार ने सड़कें खोद दी, कीलें गाड़ दी, बोल्डर्स लगा दिए और बैरिकेडिंग्स कर दिए। मतलब हर तरह का रोकने का प्रयास सरकार ने किया। गोली चलाई, आंसू गैस छोड़े, और इस तरह से मतलब पूरी तरह से किसानों को 1 इंच भी आगे जाने से नहीं दिया, रोक दिया उनको बिल्कुल वहीं पे। और वो वहीं पर बैठे रहे, 13 महीने तक बैठे रहे, लेकिन सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी। उनकी जो मुख्य मांग थी वो थी MSP, और दूसरी मांग थी कर्जा माफ़ी की। तो न तो उनको MSP मिली और न कर्जा माफ़ी मिली। 3 कृषि कानून भी मुख्य मांगों में थी, और वो नरेंद्र मोदी जी ने टीवी पर आकर उनको रद्द करने की घोषणा जरूर कर दी, लेकिन उन्होंने किसानों से बात करना नहीं उचित नहीं समझा। अगर वो किसानों से बात करके फिर इसको घोषणा को करते तो किसानों में एक आत्मविश्वास जगता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और वो इसलिए नहीं किया कि वो नहीं चाहते थे उन 3 कानूनों को हटाना, लेकिन मजबूरी में हटाना पड़ा। और अब ये जो नीति आई है, कृषि विपणन और राष्ट्रीय नीति का जो ड्राफ्ट आया है जो भारत सरकार का, वो बिल्कुल उन 3 कानूनों को वापस एस्टैब्लिश करने के लिए ही लाई गई है, ऐसा लगता है। इसमें इस नीति को बनाने में भी किसानों से कोई संपर्क नहीं किया, और MSP की इसमें कोई बात ही नहीं है। MSP की लीगल गारंटी की जो बात थी, और MSP स्वामीनाथन कमीशन के C+2 के उस फॉर्मूले पर देने की बात थी, वो इस ड्राफ्ट में कहीं पे भी नहीं है। तो ऐसी हालत में किसान, और अभी 47-48 दिन से पंजाब की बॉर्डर पर डिल्लेवाल साहब 25 नवंबर से अनशन करके बैठे हैं, लेकिन उनकी कोई सुध नहीं ले रहा। सरकार उनसे कोई बात नहीं कर रही है। सुप्रीम कोर्ट भी ये कह रहा है कि टिल्लेवाल साहब की सुरक्षा की जाए, उनको मेडिकल एड दी जाए, ये वो दिया जाए, वो दिया जाए, लेकिन ये नहीं कह रहा है कि केंद्र सरकार जो है उनसे बात करे, उनकी जान की परवाह करे, और उनको उनकी जो है मांग है उस पर बातचीत करके निपटाए। ये सुप्रीम कोर्ट भी नहीं कह रहा है। मुझे बहुत ही दुख है सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोलने के लिए, लेकिन हमारा सुप्रीम कोर्ट भी किसानों के पक्ष में नहीं है। तो ऐसे में ये जो फैज अहमद किदवई की जो कमेटी थी, उसने जो रिकमेंडेशन दी है, मैं इनको आपके सबके सामने रखना चाहता हूँ। तो वो रखूं उसके पहले मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारे इस चैनल को, महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना न भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भी भेजें, अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को दूसरे ग्रुप्स में भेजें, और उनसे भी निवेदन करें कि वो हमारे इस चैनल को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। तो
आप अगर इस पे कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाएं, टिप्पणी लिखना चाहते हैं तो टिप्पणी लिखें और सुझाव दें। अगर आपकी टिप्पणी और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। तो इस अपील के बाद मैं इसको पढ़ता हूँ। नई कृषि विपणन व राष्ट्रीय नीति ड्राफ्ट, भारत सरकार। ये इन्होंने वेबसाइट पर डाली है। अभी इसके ऊपर रिएक्शंस आ रहे हैं। उसके बाद ये नीति फाइनल होगी, इसके अनुसार कानून बनेंगे और कानून बनने के बाद फिर वही किसानों की जो है हालत खराब होगी। फैज अहमद किदवई की अध्यक्षता में भारत सरकार ने एक कमेटी बनाई। इसने अपने विपणन पर राष्ट्रीय नीति का ड्राफ्ट तैयार किया, सरकार को दिया। उसे सरकार ने आम राय जानने के लिए अपने वेबसाइट पर प्रकाशित किया। पर वेबसाइट कितने लोग देखते हैं और कितने लोगों को आता है वेबसाइट देखना, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि कंप्यूटर नहीं जानते बहुत लोग। इसकी मुख्य बातें ये हैं। सभी प्रदेश के कृषि मंत्रियों की एक समिति बनाई जाएगी जो कृषि विपणन के बारे में निर्णय लेगी। राज्यों में कर नीतियों को सुसंगठन बनाने और एकीकृत कर व्यवस्था बनाने में जीएसटी परिषद की सफलता इस नई पहल के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य करती है। इस समिति की अध्यक्षता बारी बारी से अलग अलग प्रदेश के कृषि मंत्री करेंगे और सभी प्रदेशों के कृषि मंत्री इस कमेटी के मेंबर होंगे। आपूर्ति श्रृंखला सुधार मतलब सप्लाई चेन में सुधार, इसका सीधा मतलब यह है कि थोक विक्रेता या निर्यातक व प्रोसेसर्स किसानों के से सीधा माल खरीदेंगे। इनका कहना यह है कि इससे बीच के जो दलाल हैं वो हट जाएंगे, या मध्यस्थ जिनको कहते हैं वो इससे कम हो जाएंगे या हट जाएंगे। मूल्य बीमा योजना, यह किसानों को मूल्य दुर्घटना से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का प्रस्ताव करती है। इस योजना का उद्देश्य किसानों की आय को स्थिर करना, आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना और कृषि क्षेत्र में ऋण का प्रभाव सुनिश्चित करना है। कृषि विपणन क्या है? कृषि विपणन में फसलों की सभी गतिविधियों की एक श्रृंखला होती है। इसमें कृषि वस्तुओं की योजना, उत्पादन, परिवहन, प्रशिक्षण और वितरण शामिल है। लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि उत्पाद उचित मूल्य पर उपभोक्ताओं तक पहुंचे। संविधान में अनुच्छेद 246 के तहत कृषि विपणन राज्य का विषय है। इस समिति ने भारत में कृषि विपणन के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं उसको भी बताया है। अपर्याप्त बुनियादी ढांचा मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरा नहीं है। मतलब परिवहन, भंडारण और कोल्ड स्टोरेज की सही सुविधा नहीं होने से फसल कटाई के बाद भारी हानि होती है और वितरण में अक्षमताएं होती है। खंडित बाजार, संगठित बाजार की कमी और माध्यमों पर मतलब बिचौलियों पर निर्भरता से लागत बढ़ती है और किसानों को लाभ कम मिलता है। बाजार में अस्थिरता, ये तीसरा पॉइंट है। भाव के में उतार चढ़ाव आने से इससे किसानों की को नुकसान होता है। सीमित बाजार पहुंच, छोटे पैमाने पे के किसान को
संगठित बाज़ारों तक पहुंचने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। उनके पास इतने साधन नहीं होते, उतना पैसा नहीं होता कि वो किराए की ट्रक लेकर के, और छोटा कम होता है मतलब माल, तो उसको पहुंचाने में, मंडी तक पहुंचाने में कष्ट होता है, ये उनका कहना है। बाज़ारों की जानकारी। छोटे और सीमांत किसानों को बाजार में मूल्यों की जानकारी नहीं होती है, इससे औने पौने दाम में फसल बेच देते हैं। कर्ज की समुचित व्यवस्था नहीं है होना भी एक बाधा है, और हो कर्ज की व्यवस्था तो कर्ज चढ़ता ही जाता है कर्ज, और उसको किसी तरह का सपोर्ट नहीं मिलता है। अपर्याप्त मूल्यवर्धन, मतलब वैल्यू एडिशन जो होता है, मतलब किसान जो खेती करता है उसके दूसरे रूप बदल करके उसको जो है अच्छा करके बेचने की प्रवृत्ति अभी तक हमारे किसानों में नहीं है। जैसे बहुत सारा माल कोल्ड स्टोरेज में रख दें तो उससे भी उसकी वैल्यू बढ़ती है। और उसकी जैसे आलू बनता है तो आलू की चिप्स बना करके बेचें तो और ज़्यादा फायदा होता है। मतलब इस तरह की कई चीज़ें हैं जिसमें वैल्यू एडिशन होती है, और उसको लेकिन हमारे यहाँ उसकी पूरी पर्याप्त सुविधा नहीं है। वैल्यू एडिशन के साधन नहीं होने से कच्चा माल ही बेच देता है। आम है, जैसे कच्ची केरी, उसके अचार वगैरह बना करके बेचते हैं तो उसका ज़्यादा लाभ होता है, और वैसे ही बेच देते हैं तो कम लाभ होता है। तो ये किसान तो वैसे ही बेच देता है, फिर वो जो मैन्युफैक्चरर हैं अचार उचार के, वो ले जाते हैं और फिर उससे बनाते हैं। तो ये उनका कहना है। भारत में कृषि विपणन में सुधार के लिए सरकारी पहल। अब ये इन्होंने इस में ये भी बताया है कि सरकार कृषि विपणन में, मतलब एग्रीकल्चर मार्केटिंग में क्या क्या पहल कर रही है या की है। अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, मतलब किसानों की आय का एक सुरक्षा की जाए, उसके लिए कोई अभियान है। अधिनियम में संशोधन करना, ENAM, राष्ट्रीय कृषि बाजार, ऑनलाइन पूरे देश में कहीं भी अपने फसल उपज की को बेचने का प्रावधान है। उससे ऑनलाइन में मार्केटिंग करें तो जहाँ पे भी जहाँ भाव अच्छा हो वहाँ भेज सकते हैं, और अच्छे ज़्यादा मूल्य मिल सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि एक तो ऑनलाइन कौन करे, मतलब किसान जो है वो तो कंप्यूटर वगैरह में समझता नहीं है, और दूसरी बात यह है कि इतनी छोटी छोटी फसलें होती है, मतलब कम कम फसलें होती है कि उनको ऑनलाइन भेजना भी, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह बहुत महंगा पड़ जाता है। किसान रेल योजना, फसलों के परिवहन के लिए पूरी ट्रेन ही उस फसल के लिए चलाई जाएगी जो तुरंत गंतव्य तक पहुंचे, जिससे फल सब्जी जैसे फसलें रास्ते में खराब ना हो। ये एक अच्छी योजना है, लेकिन इस पर ध्यान नहीं है। मतलब जैसे गंगानगर से किन्नू बनते हैं तो किन्नू को एक ट्रेन में पूरी फसल जितनी भी वहाँ पर है वो एक ट्रेन में भर करके, जहाँ पर उसकी ज़रूरत है या ज़्यादा बिक्री है, या जहाँ से सौदा हो गया है, वहाँ पूरी एक ट्रेन चली जाए और सीधी चली जाए, कहीं रुके नहीं बीच में, और उसमें कोई दूसरे सामान नहीं लादे जाए, मालगाड़ी हो, तो वो जो है मतलब विद इन नो टाइम, मतलब बहुत कम समय में, और बीच में ब्रेक नहीं हो, तो पूरे बहुत कम समय में पहुंच सकते हैं, तो वो किन्नू खराब नहीं होंगे। इसी तरह से सेब जो है कश्मीर से अगर ट्रेन से आ जाए तो वो जल्दी आ जाएंगे, 2 दिन में, 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में मद्रास तक पहुंच जाएंगे, तमिलनाडु तक पहुंच जाएंगे, चेन्नई तक पहुंच जाएंगे, केरल तक पहुंच जाएंगे, तो वो खराब नहीं होंगे। तो उनको अच्छी लागत अच्छी मिले, उनकी जो लागत जो है, उनका जो मूल्य है वो अच्छा मिलेगा। ये कोशिश है, लेकिन इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं है। कृषि एक ऐसा फंड
फंड बनाना है जो कृषि की उपज में वैल्यू एडिशन के सहयोग करे। एक ऐसा फंड बनाया है जो जैसे कोल्ड स्टोरेज लगाना है तो उसके लिए जो है मदद करेगा, या और कोई मशीनरी जैसे घास भी है तो उसको काटने के लिए मशीन लगानी पड़ती है, या और कोई मतलब काफ़ी चीज़ें हैं जिनका वैल्यू एडिशन हो सकता है, उनको वैल्यू एडिशन के लिए वो ये जो है ये फंड जो है उसमें से कर्ज देगा या उससे जो भी मदद करेगा। एक राष्ट्र एक बाजार, ये एक राष्ट्र एक बाजार का मतलब ये है कि पूरे मार्केट को एक पूरे देश में एक ही तरह का मार्केट हो जाए ताकि जो है सौदेबाजी कम। एफपीओ किसानों की सहकारी समितियां बने जो सौदेबाजी और बाजार के से संपर्क में सुधार करें। कृषि स्टार्टअप के लिए समर्थन दें, ये भी एक योजना है। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी, ये जिसकी मैं बात कर रहा था। एमएसपी की, लेकिन एमएसपी की लीगल गारंटी की बात इसमें बिल्कुल नहीं है, सिफारिश नहीं की है जो किसानों को की मूल मांग है। ये सब प्रस्ताव यूँ तो देखने में सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन इससे किसानों में जो खेती से दखल करने, किसानों की खेती में दखल करने और ज़मीन से बेदखल करने का भय और ज़्यादा बढ़ जाता है। वास्तव में सरकार जो 3 कृषि कानून किसानों के हित में लेके आई थी, किसानों के हित के रूप में कॉरपोरेट्स के लिए लेके आई थी, उनका ही किसानों ने जमकर विरोध किया था। इसमें 13 महीने तक धरना प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली बॉर्डर पर बैठे रहे और 750 किसानों की शहादत हो गई। प्रधानमंत्री ने उसे वापस ले लिया। कम बस वही सब बातें इस विपणन नीति में है। इससे भी किसानों से सीधा कॉरपोरेट कंपनी माल खरीदने को निजीकरण बढ़ेगा। कॉरपोरेट के कहने से फसल उगानी पड़ेगी, और जैसे अंग्रेजों के राज में मतलब नील की खेती हुआ करती थी बिहार में, कितना शोषण था ये सब जानते हैं। गांधी जी ने चंपारण में जाकर के 1918 में जाकर के वहाँ पर आंदोलन चलाया और नील की खेती के शोषण से वहाँ के किसानों को मुक्त कराया। तो उसी तरह का जो शोषण जो है वापस शुरू हो जाएगा अगर ये नीति एज इट इज लागू हो गई। ठीक वही हाल किसानों का होगा। किसान गेहूं या धान की फसल लेना चाहते हैं तो उसे सोयाबीन की फसल लेने को कहा जाएगा, क्योंकि सोयाबीन में ज़्यादा फायदा है। और उद्योगपतियों को तो वही फसल चाहिए जिसमें ज़्यादा फायदा हो। सोशली क्या चाहिए, खाने को तो गेहूं चाहिए, लेकिन एक डर यह भी है कि कृषि उपज मंडियों की भूमिका खत्म हो जाएगी और जो आड़तीय किसानों को सीधी लूट से बचाते हैं वो खत्म हो जाएंगे। तो निश्चित रूप से किसानों की लूट बढ़ेगी। मार्केटिंग के भी अपने खतरे हैं, किसान इसमें ई मार्केटिंग के भी अपने खतरे हैं, किसान इसमें कुछ नहीं समझता। इसलिए यह भी एक जोखिम भरा प्रस्ताव ही है। सही बात यह है कि किसान ये मानता है कि यह कृषि विपणन नीति नई बोतल में पुरानी शराब ही है। यह 3 कृषि कानूनों का ही नया संस्करण है जिसे किसान किसी भी हालत में नहीं मान सकते। कृषि नीति बनाने के सरकार जब किसानों को संतुष्ट नहीं करती, कोई चालाकी काम नहीं आने वाली है, ऐसा हमारा मानना है। सरकार को किसानों को ऐसे समितियों में समुचित प्रतिनिधित्व के देना चाहिए तथा
उनकी मांगों पर भी बात करनी चाहिए। इसी नई नीति में न तो एमएसपी को C+2 का जो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट का उल्लेख है, नहीं है एमएसपी की लीगल गारंटी का आश्वासन भी नहीं है। जो किसानों की मुख्य मांग है, न कर्ज माफी का इसमें कोई प्रावधान है। इसके अतिरिक्त किसानों की जो मांगे हैं उनका क्या? इस नीति ड्राफ्ट से एक बात साफ है कि इस सरकार की नज़र में किसानों की कोई परवाह यह सरकार नहीं करती है। उनको नहीं है, उनको किसान नेता जगजीत सिंह ढिल्लेवाल की सुरक्षा की चिंता भी नहीं है। सबसे पहले सरकार को किसानों से बात करके डल्लेवाल साहब के 46-47 दिन का जो अनशन है चल रहा है उसको खत्म कराने का प्रयत्न करना चाहिए। किसान इस ड्राफ्ट के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा ने डल्लेवाल साहब व पन्नू के संगठन से मिलकर 13 तारीख को विरोध प्रदर्शन करने की इन तीनों समूह को एक संयुक्त बैठक 15 जनवरी को पटियाला में आयोजित की जा रही है। इसमें 26 जनवरी को विरोध की संरचना पर बात होगी तथा ट्रैक्टर मार्च भी निकाला जाएगा। ये वो ड्राफ्ट जो सरकार ने दिया है जिसके ऊपर किसान अभी बात करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि किसान इस ड्राफ्ट को बिल्कुल नहीं मानेंगे, क्योंकि ये ड्राफ्ट जो मूल मांग है उसके ऊपर है ही नहीं। जो मूल मांग है कि एमएसपी की लीगल गारंटी दो और एमएसपी C+2 के पर 50% जो स्वामीनाथन कमीशन का फॉर्मूला है उसको लागू करो। तो ये दोनों चीजें इसमें नहीं है। एक बात तो ये है, और कर्ज माफी का सवाल भी नहीं है इसमें। तो ये और जमीन जो अभी बहुत सी जगह ये समस्या भी आई है, जैसे अलवर में भी, नागौर में भी इस तरह का आंदोलन हुआ, अभी नोएडा का भी आंदोलन हुआ, और सब जगह यही है कि वो बाजार मूल्य के 4 गुना जो भाव हैं वो देने का 1913 में जो अध्यादेश आया था उसमें लिखा हुआ है। वो अध्यादेश मतलब कानून बना हुआ है, और वो कानून लागू उसको हटाने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने 3 बार अध्यादेश लाए, लेकिन वो पास नहीं हो पाया। तब भी वो कानून को दरकिनार करके लोग वहाँ पर जमीनों की खरीद जो है कम मूल्य में कर रहे हैं, और उसके ऊपर सब जगह आंदोलन हो रहे हैं। तो उसको भी इसमें इस नीति में एड्रेस नहीं किया गया है। ये जो खास बातें हैं इनको जब तक आप एड्रेस नहीं करोगे, और सबसे ज़्यादा जरूरी इस समय ड्राफ्ट ये सब ठीक है अपनी जगह, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप डिल्लेवाल साहब की जान बचाने की कोशिश करें। उसके लिए तुरंत एक मंत्रिमंडल की कमेटी को उनसे बात करनी चाहिए, और उनको जो भी आश्वासन दे करके और उसको लागू करके उनकी जान बचाने की कोशिश करनी चाहिए। इसी टिप्पणी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं, और आशा करता हूं कि आपको ये पसंद आया होगा, और पूरे देश में अशांति फैले उससे ज़्यादा अच्छा है कि उनसे बात कर ली जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, मैसेज करें, लोगों को और बताएं, और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें और सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना न भूलें। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा यह है कि हम जो भी वीडियो बनाते हैं वो सबसे पहले आपके पास पहुंचते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।